जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज फिर हम छंद से संबंधित चीज़ों को लाकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। जो शेष भाग था हमने आपको जो छंद कल के डेट में पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें हमने आपको देख लीजिए बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए चीज़ों को। आपने छंद की परिभाषा को बेहतर से समझ लिया था कि छंदोपादो तू वेदस, अर्थात छंद वेद का पैर है। छंद को वेद का पैर कहते हैं। और छंद शब्द की उत्पत्ति भी आपने देख लिया था कि छदि धातु से हुआ है। और छदि धातु का आपने अर्थ भी समझ लिया था कि छिपना होता है। उसके बाद आपने छंद का बच्चों परिभाषा जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि यति गति तुक मात्रा चरण आदि के नियोजित अर्थात बंधन से बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। अर्थात जिस रचना में यति हो, रुकना हो, विराम हो, गति हो, लयात्मकता हो, तुक हो, बोलने सुनने में समान हो, मात्रा भी हो और चरण हो, अलग अलग 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण या 8 चरण से बंधा हुआ, के नियमों से बंधा हुआ रचना हो तो उसे ही छंद कहते हैं। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था बच्चों, विथ उदाहरण के साथ। तो अब देखिए, हम इससे संबंधित जितने पॉइंट थे आपके छंद के परिभाषा में उसको हमने समझ लिया था। छंद कितने प्रकार के, ये देखिए, पाद या चरण के प्रकार को भी हमने अच्छे समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि मात्रा के दृष्टि से लघु, ह्रस्व, ये भी हमने समझ लिया था बच्चों। जो मात्रा है आपका, इसको भी हमने समझ लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। ये इसलिए यहीं से हम फिर से प्रारंभ करते हैं। आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपका परीक्षा बस आने वाला है बच्चों। फरवरी माह में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और फरवरी माह 7 फरवरी से 21 फरवरी के लगभग आपकी परीक्षा सुनिश्चित हो गई है बच्चों। लगभग हो गई है, समझ लीजिए, क्योंकि फरवरी माह में ही आपकी परीक्षा कंप्लीट होगी। क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि इस साल चुनाव भी आने वाला है। चुनाव मार्च में लगभग होगा, तो फरवरी में ही आपकी परीक्षा कंप्लीट होगी। ये बात आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए, धार देना प्रारंभ कर दीजिए। जो पिछले हमने पढ़ा दिया है उसको आप रिवीजन करिए और जो नया पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान से उसको पढ़िए और ऐसे निरंतर पढ़ते रहिए बच्चों। देखिएगा आपका 90 से ऊपर नंबर आएगा अगर निरंतरता बनाए रहेंगे, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। छंद में मात्रा 2 प्रकार से होती है, इसके बारे में जानते हैं। छंद की भाषा में हम मात्रा को लघु और गुरु कहते हैं और वर्ण के आधार पर तो हम ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं, आप जानते हैं। चलिए इसी का डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चलिए, वर्ण मात्रा में 2 प्रकार, छंद में मात्रा 2 प्रकार की होती है बच्चों। वर्ण के आधार पर समझ लेते हैं कि वह चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं बच्चों। आप कैसे जानते हो? का, खा, गा या छोटा आ, बड़ा, ये सब क्या वर्ण ही तो है। इसको बोलने के लिए जो हम ऐसे मुंह से बोलते हैं, छोटा बड़ा बोलिए, लिखिए मत, उसको देखिए मत, तो उसको वर्ण नहीं कहेंगे। लेकिन जब उसको देखकर, किसी अक्षर को देखकर, अब जैसे हमने आ बोला तो अक्षर ये लिखा हुआ है तो इसको वर्ण या अक्षर कहा जाएगा। तो वही कहा जा रहा है इस परिभाषा में बच्चों कि वह चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करते हैं। अर्थात जब हमने आ कहा या ज्ञा कहा या का कहा तो ये हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको सूचित कर रहा। अब हमने ज्ञा बोला तो ये ज्ञा वर्ण यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, इसी तरह से चीज़ों को आप समझिए बच्चों। तो क्या कह रहे हैं कि वह चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं। अर्थात आ बोलेंगे तो आ के स्थान पे आ ही लिखा रहेगा, का नहीं हो सकता। उसी को वर्ण कहते हैं बच्चों। आगे देखिए कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु। छंद की भाषा में हम लघु कहेंगे और फिर दीर्घ या गुरु, तो छंद की भाषा में हम गुरु कहेंगे। तो यहाँ पर हमको लघु और गुरु पर फोकस करना है बच्चों। इस लघु और गुरु को फोकस करते हुए हमको आगे चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि जो आगे हमको चीज़ें मिलेंगी, जो हमको मात्राएं, जैसे मान लीजिए आपके जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रोला और सोठा है, तो रोला और सोठा में आप कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं कितनी होती है आप जान जाएंगे, लेकिन काउंट कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपको समझने के लिए लघु और गुरु को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, तो अब हम पहले लघु के बारे में, ह्रस्व के बारे में समझ लेते कि ह्रस्व क्या है। तो
ह्रस्व वर्ण मात्रा गणना की महत्वपूर्ण इकाई होती है। ह्रस्व जो वर्ण होता है बच्चों, वो मात्रा गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। ह्रस्व लघु का चिन्ह है। ह्रस्व या लघु का चिन्ह है। जैसे क्या क्या है देखिए, आ ई ओ मा मी मु, ये सब क्या है, ये लघु वर्ण होगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पर मी है, देखिए मुँह है, माँ है, मी है, मुँह है, आ ई ऊ है, ये सब क्या है, तो ये सब आपका ह्रस्व या लघु वर्ण है बच्चों। अब इसमें आपको जब काउंट करेंगे गणना, तो आपका जो चिन्ह होगा ऐसे होगा बच्चों। ये चिन्ह देख लीजिए, ये लघु का चिन्ह है। जब हम आपको बताएंगे आगे तब फिर और क्लियर होगी, इसलिए हम यहीं से आपको चीज़ें समझाते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको अपनी पेंसिल को मोटा करें, जिससे आप ये देखिए बच्चों, ये आपका लघु का चिन्ह है। इसी प्रकार से काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्दी जुकाम है बच्चों, तो आप इस पर अपने व्याख्या पे फोकस कीजिएगा। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना करने के ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण से संबंधित नियम हम जान लेते हैं बच्चों। फिर से देखिए क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमको लघु ह्रस्व या दीर्घ गुरु ये सब क्या है, ये सब पता नहीं, तो ये क्यों है, ये हमको जानना, क्यों जानना है। ये जब हम आगे सोरठा या रोला आपके जो सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा आपके परीक्षा में बनेंगे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुट अप होंगे। क्वेश्चन तो आपको सोरठा रोला से होंगे, लेकिन अब वहाँ काउंट आप कैसे करेंगे, इसकी पहचान तो आपको पहले से करनी पड़ेगी ना बच्चों। तो कैसे करना है ये आप देखिए। पहले तो आपने देखा कि ह्रस्व वर्ण मात्रा गणना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। ह्रस्व लघु का चिन्ह ये है, जैसे आ ई ऊ मा मी मू। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करने के ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण से संबंधित नियम देख लीजिए बच्चों। अब आइए क्या है, 1 2 3 4 5 नियम, 6 नियम है बच्चों, इसको समझ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन स्वयं लघु होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं बताइए, बताइए आप बच्चों कि कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है। छात्र आज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, आप छात्र आज्ञा को संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। छा, त्र, ज्ञा और श्रा भी रहता है बच्चों। ये सब क्या है, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि आप इसको जानिए कि जो संयुक्त व्यंजन है ये स्वयं में लघु ही होते हैं। यहाँ पर आपको लघु ही मानना है, ऐसे लघु वाला चिन्ह काउंट करना है। अब ये दूसरा पॉइंट देख लीजिए बच्चों, संयुक्ताक्षर अक्षर में, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। संयुक्ताक्षर में पहले आए लघु वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता। अब देखिए संयुक्ताक्षर अक्षर क्या है। जैसे बच्चों आपने लिखा कि नित्य, तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर हो गए। सत्य संयुक्त अक्षर हो गए। तो जो बच्चों नी है और सा है, इस पर कोई विशेष भार नहीं होता। जैसे ज़्यादा जोर लगा के जिसको पढ़ा जाए, ज़्यादा ध्वनि देर तक आए, उसको गुरु कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो संयुक्ताक्षर अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। जैसे आपने नित्य लिखा, सत्य लिखा, पथ्य लिखा, तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर आ जाता है। तो ये जो नित नी है, सा है, इस पर भार अधिक नहीं होता, इसलिए ये लघु वर्ण होते हैं। समझ रहे हैं बच्चों कि लघु वर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अधिक भार नहीं होता। दूसरा पॉइंट समझिए, तीसरे नंबर पर, चंद्र बिंदु वाले वर्ण ह्रस्व या लघु वर्ण ही होते हैं। जैसे असवन, पहुँचाया, जहाँ, यहाँ पर बच्चों आ है, हूँ है, हाँ है, ये सब क्या लघु वर्ण होंगे। ऐसा नहीं दिमाग में लगाना कि यार बाहर क्या कहते हैं मात्रा चंद्र बिंदी है तो ये गुरु वर्ण होगा। गुरु नहीं होगा बच्चों, गुरु का चिन्ह ये होता है, गुरु नहीं होगा, लघु ही रहेगा। पॉइंट चीज़ें समझते जाएंगे तो आगे आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अब चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जो हलंत व्यंजन होते हैं ना बच्चों, वो भी लघु ह्रस्व वर्ण ही माने जाते हैं। जैसे वर्णनम, वर्णनम, अभवत, स्वागतम, आगतम। जिस लास्ट में जैसे बच्चों जो कोई अक्षर लिखा हो, उसमें लास्ट में ऐसे हलंत लगा हो, तो उसको भी लघु ही माना जाता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर जैसे माँ है, ता है, तो यहाँ पर ये नहीं कि आप क्या कहते हैं गुरु इसको समझ लीजिएगा, नहीं, इसको लघु ही समझना है। लघु अर्थात ये वाला चिन्ह लगेगा। चलिए अब हम फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे देखते हैं। लघु
लघु मात्राओं से युक्त सभी वर्ण ह्रस्व ही होते हैं। समझिए बच्चों, जो लघु मात्रा होती है अर्थात छोटी ई की मात्रा होता है, छोटा ऊ का मात्रा होता है, ये सब ह्रस्व वर्ण ही होते हैं बच्चों, लघु ही होते हैं। जैसे का हो गया, की हो गया, कु हो गया, तो ये सब छोटी मात्रा है, लघु मात्रा है। तो वही आपको बता रहे हैं बच्चों, अब समझ रहे होंगे आप पूरी तरह से। छोटी मात्रा पर आपका लघु चिन्ह ऐसे लगेगा, इस प्रकार से समझिए। आगे बढ़िए छठे पॉइंट पे, ह्रस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात, अगर ह्रस्व स्वर है साथ ही संयुक्त स्वर है तो भी लघु ही माना जाएगा। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु दीर्घ को लघु ही मान लिया जाता है। अगर दीर्घ है तो भी लघु ही मान लिया जाता है। ये आपने समझ लिया बच्चों। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ। आपने समझा 6 पॉइंट को, देखिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि क्या संयुक्त व्यंजन लघु होते हैं, स्वयं छात्राज्ञा लघु होते हैं। संयुक्ताक्षर में पहले आए जो लघु वर्ण होते हैं उस पर कोई भार नहीं होता, इसलिए ये हमेशा लघु होते हैं, जैसे नी और सा। चंद्र बिंदी लगे वाले शब्द भी लघु ही होते हैं। जिसमें हलंत लगा हो नीचे जिन शब्दों में, वो भी लघु ही होगा। लघु मात्राओं से युक्त जो भी शब्द होंगे अर्थात जिसमें मात्रा छोटी ई का मात्रा, छोटा आ का मात्रा रहेगा, वो लघु ही होंगे। ह्रस्व स्वर के साथ कोई संयुक्त स्वर आ जाए, आप समझते हैं ना बच्चों, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ए हो गया, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ए, आए, ओ, औ, ये बच्चों आपका संयुक्त स्वर है। ये दो स्वर के मिलने से होता है। जैसे आपका जो ए है बच्चों, ये छोटा आ और ई से मिलकर बना हुआ है ए, समझ रहे हैं? अब छोटा आ और बड़ी ई से मिलकर बन जाता है अय। तो यही चीजें हैं, ये तो इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि आप चीजें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। ये हमने जो हाईलाइट किया था एक बार आपके लिए फिर से हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको पढ़ने में जब, अगर बच्चों आप कह रहे हैं बार बार कमेंट, अगर आप कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रहे हैं, वहाँ पर हमने आपको व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो अगर आप कहेंगे बच्चों तो ये जो PDF फॉर्म में आपको हम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको लिखने से छुटकारा मिल जाएगा और आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। बस आप सिर्फ याद करेंगे तो आपको लिखने का समय बच जाएगा। तो आपको अगर ये PDF चाहिए बच्चों तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम लोग समझ गए हैं लघु, अब दीर्घ को समझ लेते हैं। इसको हम समझ लिए बच्चों, तो जो हमारे परीक्षा में सोठा और रोला आएगा ना, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए हमने सोचा कि पहले बच्चों को डिटेल समझा देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जब ये चीज़ समझने वाली है बच्चों, अगर ये चीज़ समझ गए तो चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आइए हम दीर्घ को समझ लेते हैं। जैसा कि लघु था उसी का अपोजिट आपका दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए समझिए, दो लघु वर्ण मिलकर एक दीर्घ गुरु के बराबर माने जाते हैं। जैसे गुरु का चिन्ह ये होता है, देखिए बच्चों पहचान लीजिए, हमने आपको दिखाया भी था अभी लिखकर, ये गुरु का चिन्ह है। अब देखिए जैसे का नंबर देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, खा। देखिए का मात्रा है, बड़ा आ की मतलब का, की, कु, के, काय, को, कौ, ये सब बच्चों देख रहे हैं मात्रा ना। तो ये मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना के लिए दीर्घ गुरु वर्ण से संबंधित होते हैं। अर्थात हम छंद की भाषा में इसको गुरु कहेंगे और वर्ण की भाषा में हम बड़ा की मात्रा कहते हैं ना। ये बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसा कहते हैं ना। ये तो हो गया वर्ण के शब्दों में, लेकिन हम यहाँ पर छंद पढ़ना है बच्चों, तो हमें फोकस करना है गुरु और लघु पर। लघु हमने पढ़ लिया, अब गुरु को हम समझ रहे हैं। तो अब इसके नियम को समझ लीजिए बच्चों। अनुस्वार वाले दीर्घ वर्ण दीर्घ गुरु होते हैं। अब देखिए बच्चों फोकस कीजिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर अनुस्वार होगा ये आपको काउंट करने में आसानी होगी। जब आपको कोई दोहा या रोला सोठा दिया जाएगा, पहचान करना रहेगा कि बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो आप अब इसी नियम को पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये अंग है जो अनुस्वार है, कंस में का जो अंग है बच्चों, ये गुरु का माना जाएगा। अगर ऐसा कहीं पर है तो आप यहाँ पर गुरु काउंट करेंगे, अर्थात 2 काउंट करेंगे, 2 नंबर। दूसरा पॉइंट देखिए, विसर्ग युक्त वर्ण दीर्घ गुरु होते हैं। जो विसर्ग युक्त, जिसमें विसर्ग लगा रहेगा बच्चों,
वो भी गुरु होंगे। जैसे देखिए अतः, अतः में अतः जो है इसमें गुरु, अभी ऐसे 2 मात्रा आपको काउंट करना है, इसमें 2 मात्रा। दुख, दुख के जो दा है देखिए बच्चों, इसमें भी ऐसे 2 मात्रा काउंट करना रहेगा। इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो फिर छंद आपकी चुटकी में आप हल कर ले जाएंगे बच्चों। छंद कोई कठिन नहीं है, 2-2 नंबर आप फिक्स कर ले जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दीर्घ गुरु मात्राओं वाले वर्ण दीर्घ होते हैं। अब वो तो दीर्घ गुरु वाले मात्रा वाले तो दीर्घ होंगे ही होंगे, ये तो आप समझते ही बच्चों। जैसे बड़ा का, बड़ी की, कु, के, कई, को, कौ, ये सब बच्चों। कूदना, आप देखिए कूदना, कैसा, काम, केला, कोयल, कौन सा, ये सब देखिए वर्ण, तो ये सब बच्चों गुरु वर्ण में आएंगे और आप इसको लिखेंगे ऐसे, मानेंगे। अभी तो बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब इससे संबंधित जब हम आपको उदाहरण कराएंगे ना तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैम क्या बताना चाहती थी। चलिए चौथे पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। 5 से 7 पॉइंट है। दीर्घ मात्राओं वाले कुछ अन्य वर्ण भी दीर्घ होते हैं, जिनमें कुछ स्वर वर्ण भी होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ औ आदि। आम, ईख, ऊन, ओखली, औरत, ये सब बच्चों दीर्घ में आ जाएंगे। 5वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, कभी कभी चरण की पूर्ति के लिए चरण के अंत का लघु वर्ण भी विकल्प से दीर्घ गुरु हो जाता है। ये पॉइंट समझने वाली बात है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा सोरठा को 11-13 पर यति होती है। अब पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13 होना चाहिए। अब जब दूसरे चरण के अंतिम अंक में गए तो वहां पर देखा कि ये तो लघु का वर्ण लिखा हुआ है। अब आप उसको लघु काउंट करेंगे, लेकिन जब गिनती कर रहे हैं तो 13 नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, उस लघु वर्ण को भी दीर्घ मान लेंगे, अर्थात गुरु मान लेंगे, जिससे कि हमारी जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए सोरठा है तो अब 11-13 पर यति है, 24 मात्रा 11-13 पर यति, या 13-11 पर यति दोहा का। तो इस तरह से जब हम काउंट करेंगे तो कभी कभी अंतिम जो शब्द है वो अगर लघु भी है तो भी हम उसको गुरु मान लेते हैं। ये 5वें पॉइंट का अर्थ है बच्चों। अब चलिए 6ठे पॉइंट पे, संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी, समझिए बच्चों, संयुक्त अक्षर अभी आपने पढ़ा कि जो संयुक्त अक्षर है या उसके ऊपर अनुस्वार है, कोई संयुक्त अक्षर है आपने अभी पढ़ा तो वो लघु होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर अनुस्वार है तो भी ह्रस्व स्वर गुरु माना जाता है। मान लीजिए संयुक्त अक्षर है और उसके ऊपर अनुस्वार लग गया है, मान लीजिए संयुक्त अक्षर ये है, संयुक्त अक्षर कौन सा है, छा है मान लीजिए। अब इस पे अनुस्वार लग गया तो ये गुरु माना जाएगा बच्चों। ये क्या होगा, गुरु हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। यही 6ठा पॉइंट आपको बताना चाहता, आप फिर से इसको एक बार समझिए। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी ह्रस्व स्वर गुरु माना जाएगा। अब आगे चलिए बच्चों 7वें पॉइंट पे, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर से पहले के वर्ण गुरु दीर्घ होते हैं। ये क्या बता रहे हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा नहीं नित्य, सत्य, तो जो संयुक्ताक्षर, अब सत्य संयुक्त अक्षर हो गया, अब उसके पहले का जो वर्ण है बच्चों तो वो कह रहे हैं कि वो भी गुरु अर्थात दीर्घ होंगी। जैसे कुष्ठ, तो ये जो को है बच्चों आपका, ये तो आप जान रहे हैं कि लघु है, लेकिन अब जब यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो आप फोकस कीजिए, पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं आप सुनिए, तो का पे ज़्यादा भार पड़ रहा है। जैसे कुष्ठ, अक्षर, पढ़िए, समझ में आया ना। तो जो कुष्ठ है बच्चों ये कु पर ज़्यादा भार पड़ रहा है, इसलिए इसको भी समझिए बच्चों, इसको भी आपको गुरु मान लिया जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है। आप समझ गए होंगे बच्चों। आदि में जैसे आपने देखा कुष्ठ, अक्षर आदि में को और आ ये दीर्घ वर्ण माने जाएंगे। यदि संयुक्ताक्षर से नवीन शब्द शुरू हो तो कोई नया शब्द, अगर कोई संयुक्ताक्षर है, अक्षर है बच्चों, संयुक्त अक्षर है और उससे कोई नया वर्ड शुरू हो रहा है, नया शब्द शुरू हो रहा है, तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पहले शब्द के ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण पर नहीं पड़ता। जैसे ये धृष्ट, धृष्ट हा, बच्चों ये देखिए हा लघु ही है, हा क्या है, ये है धृष्ट, तो अब धा में क्या लगा है, री लगा है, और ये है क्या है, हा क्या है, हा आपका एक अक्षर हो जाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से समझिए, संयुक्ताक्षर से पहले, संयुक्ताक्षर से पहले वर्ण गुरु होते हैं। जैसे कुष्ठ अक्षर हो गए आदि, कु और आ में
लघु हो गुरु हो जाएगा बच्चों। और फिर कह रहा है कि यदि संयुक्ताक्षर से नवीन शब्द कोई नया शब्द बन रहा है तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पहले शब्द के ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण पर नहीं पड़ता है। जैसे ये दृष्ट, अब ये हा जो है बच्चों यहाँ पर लघु ही होगा, दीर्घ नहीं होगा, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसको गुरु माना जाएगा बच्चों। अब हम आते हैं, आपको लेके चलेंगे छंद के प्रकार। अभी तक हमने छंद पढ़ा, छंद के नियम को पढ़ा। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलेंगे छंद के प्रकार की ओर, क्योंकि ये और डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से इसको समझाना है आपको छंद के प्रकार का। क्योंकि छंद के प्रकार में आपके सिलेबस में 2 ही पार्ट दिए हुए हैं, एक तो रोला है, दूसरा सोठा है। उसी को हमको आपको विस्तृत एकदम डिटेल में समझाना है। देखिए बच्चों, आपको दिखा देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और इससे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न उत्तर लाएंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसीलिए बच्चों इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका परीक्षा आने वाला है, परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए, मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। और अपनी परीक्षा में बच्चों एक एक नंबर को टारगेट करते हुए चलिए। ये जो छंद रस, छंद अलंकार, रस आपने पढ़ लिया, छंद पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अलंकार पढ़ाएंगे। तो ये जो 2-2 नंबर के ही आते हैं बच्चों, लेकिन ये 2 नंबर भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। तो आपको पूरे ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है और मैक्सिमम अंक लाकर पास होना है। तो बच्चों हम चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और छंद के प्रकार को लेकर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।